हेलो डी स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बनाना के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो बनाना है उसके पहले मैंने गवावा के बारे में, पोमग्रेनेट के बारे में, इनके बारे में डिस्कस किया। तो आज का जो टॉपिक होएगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बनाना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला पॉइंट हमारा चलता है वो क्लासिफिकेशन का चलता है। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं उसका वानस्पतिक नाम के बारे में देखेंगे। क्रोमोजोम संख्या कौन सी है, गुणसूत्र की संख्या कौन सी है, उत्पत्ति स्थान। वैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में बनाना वाला टॉपिक कहा देखा जाए तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस में इसको इंगित किया गया है। इसके बाद में इसके पुष्प क्रम से, इसके फल के प्रकार में से कहां पर इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीजों के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। और आपको पता है कि बनाना जो होता है, बनाने के द्वारा चिप्स भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल बनानास भी होते हैं, टेबल बनाना भी होते हैं, बहुत सारे बनाना होते हैं। इनके बारे में डिटेल से अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आप स्टडी किस तरीके से करेंगे कि बनाना में अपन कौन कौन से रोग लगते हैं केले के अंदर, तो इन सारी चीजों के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बनाना है उस बनाना का अपन बात करें, बोटनिकल नेम के बारे में बात करें तो उसका वानस्पतिक नाम के बारे में बात करें तो मूसा पेराडिसी का होता है। कौन सा होता है, मूसा पेराडिसी का होता है, मूसा पेराडिसी का होता है। उसके बाद में मैं बात करूं, अब देखो क्या होता है, मूसा पेराडिसी का होता है। केला जो होता है उस केले के अंदर सबसे पहले अपन क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे, पहला पॉइंट अपना आएगा वो आएगा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का पॉइंट आएगा, अर्थात अपन बात करेंगे वर्गीकरण के बारे में। और वर्गीकरण में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं वर्गीकरण के अंदर, इसका अपन देखें तो बोटनिकल नाम देखेंगे। क्या देखेंगे, बोटनिकल नाम। और इसका जो बोटनिकल नाम होता है वो क्या होता है, मूसा पेराडिसी का होता है। कौन सा होता है, मूसा पेराडिसी का, मूसा पेराडिसी का, मूसा पेराडिसी का होता है। इसका क्या नाम होता है, मूसा पेराडिसी का होता है। उसके बाद में गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें, गुणसूत्रों की संख्या, और जो गुणसूत्रों की संख्या होती है इसमें कितनी होती है, 2n बराबर 3x बराबर 33 गुणसूत्र होते हैं। 2n बराबर, और 2n बराबर अपन बात करें तो 3x ट्रिप्टोल नेचर का होता है, बराबर कितने होते हैं, 33 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद में अपन देखें उत्पत्ति स्थान के बारे में देखें, किसके बारे में देखें, उत्पत्ति स्थान के बारे में देखें। तो उत्पत्ति स्थान जो होता है वो उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, भारत इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। क्या माना जाता है, भारत को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो कहने का मतलब बनाना के बारे में अपन क्लासिफिकेशन पहला पॉइंट अपन देख रहे हैं, पहला पॉइंट अपना दे रखे हैं। उसमें बोटनिकल नाम मूसा पेराडिसी का होता है, गुणसूत्रों की संख्या ट्रिप्लोइड नेचर का होता है, त्रिगुणित नेचर का होता है, इसलिए इसमें 2n बराबर 3x बराबर कितने होते हैं, 33 गुणसूत्र होते हैं। उत्पत्ति स्थान भारत होता है। और इसके अलावा भी कागजी, नींबू, फालसा, जामुन और बेल का भी उत्पत्ति स्थान क्या होता है, भारत होता है। कुल के बारे में बात करें, इसकी फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी जो फैमिली होती है वो म्यूजेसी होती है। फैमिली क्या होती है, म्यूजेसी होती है। और उसके बाद में अपन बात करें, इसका पुष्पक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका जो पुष्पक्रम होता है वो कैसा होता है, स्पेडिक्स प्रकार का होता है। कैसा होता है, स्पेडिक्स प्रकार का। स्पेडिक्स प्रकार का इसका पुष्पक्रम होता है। मक्का, नारियल, केला और खजूर के अंदर स्पेडिक्स प्रकार का क्या होता है, पुष्पक्रम होता है। केले के अलावा अपन बात करें तो इसके अलावा जो पुष्पक्रम होता है वो किसका होता है, नारियल का और खजूर का भी स्पेडिक्स प्रकार का होता है। केला बीज रहित होता है, नेचुरली ट्रिप्लोइड जो होता है, याद रखना। अपन बात करें प्राकृतिक रूप से स्वयं ही कैसा होता है, बीज रहित होता है। तो अपन देखें तो केला टेट्राप्लोइड, अपन ट्रिप्लोइड जो होता है, ट्रिप्लोइड का मतलब 3n कंडीशन में पाया जाता है। और कैसा रहता है, सीडलेस होता है। तो सीडलेस होता है, अपन बात करें 3n कंडीशन के अंदर ये कैसा होता है, सीडलेस होता है। ध्यान रखना कैसा होता है, सीडलेस होता है। और दूसरी फल का जो प्रकार है, फल का प्रकार के बारे में अपन बात करें तो इसका जो फल का प्रकार होता है बेरी टाइप अर्थात सरस टाइप का होता है, जिसके बीज गुद्दे के अंदर धसे रहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जो केले का उत्पादन होता है भारत में होता है। भारत में सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन वाला जो देश है, उत्पादन वाला जो देश है उसमें पहले नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। कौन आता है, भारत।
तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत में सर्वाधिक तमिलनाडु में उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है? भारत में सबसे ज्यादा अपन देखें तो तमिलनाडु के अंदर। इसके बाद में अपन बात करें केले में कौन सी एलिमेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है केले के अंदर, ध्यान रखना। पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटास किसी मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और केले की बुआई के लिए अपन बात करें सर, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यदि बुआई अपन करें कि सर बुआई करने के लिए सिंचाई विधि कौन सी होती है? बुआई विधि या सिंचाई विधि कौन सी होती है? नाली विधि होती है। कौन सी विधि होती है? नाली विधि। इसके बाद में अपन बात करें कि इसमें उच्च टेम्परेचर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर याद रखना, अपन बात करें वर्दी के लिए टेम्परेचर, वर्दी के लिए यदि आपको टेम्परेचर पूछे तो 25 से 26 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये रहता है। 25 से 26 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास रहता है। और उच्चतम टेम्परेचर कितना? उच्चतम टेम्परेचर के बारे में बात करें, उच्चतम टेम्परेचर के बारे में बात करें, तापमान के बारे में बात करें तो उच्चतम तापमान जो होता है वो कितना होता है? 26.5 होता है। कितना होता है? 26.5 टेम्परेचर होता है। शर्करा की मात्रा के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? शर्करा की मात्रा के बारे में बात करें। शर्करा की मात्रा कितनी होती है इसमें? शर्करा की मात्रा, और शर्करा की मात्रा के बारे में देखें तो इसमें जो शर्करा की मात्रा होती है वो कितनी होती है? ये आपको पता होना है, 26 से 27% इसमें शर्करा की मात्रा होती है। कितनी होती है? 26 से 27% इसमें शर्करा की मात्रा होती है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केले में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? 26 से 27%। और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? 15%, 13% से 15% के बीच में। केले में बीज रहित करने के लिए नेचुरली केला क्या होता है? केला क्या होता है? नेचुरली अपन बात करें तो बीज रहित करने के लिए अपन बात करें, और एक आर्टिफिशियल नेचुरली वो बीज रहित रहता है क्योंकि, और उसको केले को बीज रहित करने के लिए 2,4-D याद है। और अपन और भी बीज रहित करना है तो कौन से हार्मोन का यूज करेंगे कृत्रिम रूप से? तो केले को बीज रहित करने के लिए, बीज रहित करने के लिए अपन बात करें तो उसमें 2,4-D 25 ppm, 2,4-D 25 ppm याद करना। 2,4-D कितनी ppm लेते हैं? 2,4-D एट द रेट 25 ppm लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? उसको बीज रहित करने के लिए 2,4 क्लोरोफिनोक्सिक एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है 2,4-D डाइफिनोक्सिक, 2,4 डाइफिनोक्सिड क्लोरोफिनोक्सिक एसिटिक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें आगे केले के अंदर अपन बात करने वाले हैं, और वो करने वाले हैं अपन देखेंगे इसके अंदर की और क्या चीजें हैं केले में बीज रहित करने के लिए। उसमें बंच और गुच्छा और वजन बढ़ाने के लिए, केले के अंदर बंच और गुच्छा यानी कि वजन बढ़ाने के लिए के प्लस अपन क्या करते हैं? के प्लस जो होता है उस आयन को बढ़ाते हैं। तो वो क्या करता है? बंच क्या करता है? ऊपर करता है, बंच बढ़ाता है। तो वो आपको याद रखना है। उसके बाद में महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन कौन सी हैं केले के अंदर, महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन कौन सी है वो सारी चीजें अपन देखेंगे कि महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन सी हैं। इसके बाद में एक केले के अंदर क्या करते हैं? डीनेवलिंग करते हैं, डीवेलिंग करते हैं, एक डीसक्रिंग करते हैं, एक मेटाटोकिंग करते हैं, एक प्रोपिंग करते हैं, और एक प्रवर्धन। यानी कि अपन बात करें तो बहुत सारी क्रियाएं होती है। कौन कौन सी क्रियाएं होती है? देखो एक बार अपन क्रियाओं के बारे में बात करें, क्रियाओं के बारे में अपन बात करें तो क्रियाओं में सबसे पहले अपन क्या करते हैं? देखो कौन कौन सी क्रियाएं अपनाते हैं? डीनेवलिंग करते हैं। क्या करते हैं? डीनेवलिंग, डीनेवलिंग। डीनेवलिंग में क्या करते हैं? डीनेवलिंग में क्या करते हैं? मादा अवस्थाओं को समाप्त होने से पहले नर को हटाना। मादा अवस्था समाप्त होने से पहले
होने से पहले नर को हटाना। उसके बाद में अपन बात करें इसमें डी सक्रिंग करते हैं। डी सक्रिंग में क्या करते हैं, 45 दिन बाद में सकर्स को हटाते हैं। 45 दिन के बाद में सकर्स को हटाते हैं। उसके बाद में प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना, प्रवर्धन। और प्रोपिंग एक कौन सी होती है, प्रोपिंग की क्रिया होती है। और प्रोपिंग का अर्थ क्या होता है, प्रोपिंग का अर्थ होता है कि प्रोपिंग क्या कहलाता है, सहारा देना। ठीक है, ये सारी क्रियाएं किसमें अंदर की जाती है, बनाना के अंदर की जाती है। इसमें प्रवर्धन स्वाड सकर्स के द्वारा किया जाता है। मैंने ये आपको बता दिया है पहले भी, लेकिन फिर एक बार रिवाइड कर रहा हूं। स्वाड सकर्स के द्वारा किया जाता है, स्वाड सकर्स के द्वारा किया जाता है। प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, स्वाड सकर्स के द्वारा किया जाता है। और लगभग 500 से 700 ग्राम, कितना, 500 से 700 ग्राम, 500 से 700 ग्राम उसका वजन होता है। उस स्वाड सकर्स जो लेते हैं, जो सकर्स लेते हैं, और उस सकर्स के दौरान इसके पास में लगा होता है, और उसका जो वजन होना चाहिए 500 से 700 ग्राम या 500 से 750 ग्राम होता है। ज्यामिति के बारे में बात करें तो केले को 3x3 मीटर स्क्वायर की दूरी पर, और अपन क्या लगा सकते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए 1.25 x 1.25 मीटर स्क्वायर पर लगा सकते हैं। और इसकी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में एक घातक बीमारी होती है जिसका नाम है क्या, फिंगर टिप रोग होता है। उसके बाद में इसकी वेराइटीज के बारे में अपन डिस्कस करें तो वेराइटीज ध्यान रखना है आपको। इसमें ड्वार्फ कैवेंडिश मैंने आपको बताई, बसराई अधिक उत्पादन देने वाली होती है, नरेंद्र चिप्स बनाने में होती है, हिल बनाना जो होता है, और अमृत सागर होता है, लेडी फिंगर राजपुरी जो होता है, क्लू टेट्राइड होता है प्राकृतिक संकरण के द्वारा, गोल्ड फिगर चंपा हरी लाल होता है, मोटा पून जो होती है उत्परिवर्तित किस्म होती है। शंकर शिवन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, और एक होती है अपने पुवन जो होती है, पुवन जो होती है पनामा विल्ट के प्रतिरोधी किस्म है, पनामा विल्ट के प्रतिरोधी किस्म है, प्रतिरोधी किस्म है। तो उपज के बारे में अपन बात करें तो 30 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसमें उपज प्राप्त होती है। कितनी होती है, 30 से 50 टन प्रति हेक्टेयर इसमें क्या प्राप्त होती है, उपज प्राप्त होती है। और उसके बाद में अपन बात करें आगे अपन बात करें तो आगे क्या है, भंडारण के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं, भंडारण के बारे में बात करने वाले हैं। और भंडारण में 12 से 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ध्यान रखना भंडारण के लिए टेम्परेचर पूछे आपको तो याद रखना 12 से 15 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और उसके अंदर अपन देखें तो आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 85 से 95%, यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो ये सारी बातें हो गई हैं बनाना के बारे में। और इस बनाना को पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, और एक बार वापस रिपीट करवा दिया मैंने आपको अच्छे से, डायग्राम से आप वापस आपको रिवीजन करवा दिया है। अब अपन बात करने खजूर के बारे में आपको मैंने बता दिया है। और उसके बाद में मैंने आपको एक फ्रूट्स बता दिया, आंवला, एनोला के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। तो आज अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, एनोला के बारे में, आंवला के बारे में। तो ये बेसिकली बनाना के बारे में आपको मैंने बता दिया था। और अब अपन टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आंवला वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आंवला के अंदर अपन क्या करेंगे, देखो आंवला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर किस तरीके से आपको बात करेंगे कि किस तरीके से। अब अगर देखो अगला अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और वो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट फ्रूट है और उसका नाम है आंवला। आंवला के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बार क्या से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इसका बोटनिकल नाम देखते हैं, क्या देखते हैं इसका बोटनिकल नाम। बोटनिकल नाम में सबसे पहले क्या देखेगा, एम्प्लिका ओफिसिनेसिस, ध्यान रखना, या फाइलेंथस एम्ब्लिका, दो तरीके से इसका नाम याद रखना, एम्ब्लिका, एम्ब्लिका ओफिसिनेसिस, ऑफ सिनेलिसिस, सिनेलिसिस, या अपन बात करें तो इसको अपन दूसरे तरीके से फाइलेंथस एम्ब्लिका, फाइलेंथस
एम्ब्लिका, तो इस तरीके से अपन बात करें तो इसका जो बोटनिकल नाम है एम्ब्लिका ओफिसिनेलियसिस होता है। और उसके बाद में फैमिली के बारे में बात करें, कुल के बारे में बात करें तो कुल जो होता है U4BAC होता है, U4BAC होता है। और इसकी जो फैमिली होती है, कुल होता है, वो क्या होता है U4BAC होता है। उत्पत्ति अपन बात करें आंवला के बारे में तो इसकी जो उत्पत्ति होती है, आंवला की उत्पत्ति के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, उत्पत्ति के बारे में, तो आंवला की जो उत्पत्ति होती है वो भारत मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? भारत मानी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और गुणसूत्रों की संख्या के बारे में अपन बात करें, गुणसूत्रों की संख्या के बारे में अपन बात करें तो इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 28 गुणसूत्र होते हैं। याद रखना कितने गुणसूत्र होते हैं? 28 होते हैं। और उपनाम के बारे में अपन लिखे, उपनाम किस उपनाम से जाना जाता है, ये उपनाम के बारे में अपन देखें कि उपनाम क्या होता है। तो उपनाम जो अपन देखेंगे, इसका जो उपनाम होता है वो कौन सा होता है? भारतीय गुजबेरी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? भारतीय गुजबेरी, भारतीय गुजबेरी। इसका जो उपनाम होता है वो क्या होता है? भारतीय गुजबेरी होता है। और इसमें फल का प्रकार अपन देखें तो फल का प्रकार कैसा होता है? कैप्सूल प्रकार का होता है। कैसा होता है? फल के प्रकार के बारे में देखें, किसके बारे में देखें? फल के प्रकार के बारे में। फल के प्रकार के बारे में देखें तो फल का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है? कैप्सूल प्रकार का होता है। कैसा होता है? कैप्सूल प्रकार का। उसके बाद में अपन देखें इसमें भिंडी, आंवला, कपास, धतूरा, रतनजो, चुकंदर जो होता है उसमें कैप्सूल। देखो मुख्य रूप से अपन वेजिटेबल में बात करें तो भिंडी, भिंडी में भी फल कैप्सूल टाइप का होता है, आंवला में भी कैप्सूल टाइप का होता है। उसके बाद में तिल के अंदर भी खाने योग्य भाग के बारे में बात करें खाने योग्य भाग के बारे में बात करें तो इसका जो खाने योग्य भाग होता है मध्य फल बीथी होता है। मध्य फल बीथी, मध्य फल बीथी होता है। ध्यान रखना मध्य फल बीथी होता है, मीजोकार्प होता है। इसका जो खाने वाले भाग होता है मध्य फल बीथी प्लस जो होता है अंतः फल बीथी। और क्या होता है? अंतः फल बीथी भी खाते हैं। ये इसका क्या है? खाने योग्य भाग है। इसमें स्पोरोफाइटिक सौ एनिशेता पाई जाती है, स्पोरोफाइटिक पाई जाती है, एनिशेता पाई जाती है। स्पोरोफाइटिक सौ एनिशेता पाई जाती है इसमें। और ये नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल है। ध्यान रखना ये कौन सा है? नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल। नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल के अंतर्गत आता है। याद रखना नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये कैसा है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। थोड़ा सा क्या होता है? कड़वा, कड़वा होता है। ध्यान रखना नॉन क्लाइमेक्ट्रिक फल है। तोड़ने के बाद में भी अपन देखें, ये तोड़ने के बाद में यानी पेड़ के ऊपर ही पकता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा अपन बात करें तो पाला इसको दूसरे नंबर, सबसे ज्यादा पाला प्रभावित करता है पपीता को। यदि अपन पाले के बारे में बात करें तो पाला जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आपको पता होना चाहिए, ये चीज बार बार पूछी जाती है। पाला को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, पाला सबसे ज्यादा कौन से फल वृक्ष को प्रभावित करता है? पहले नंबर पर पपीता को करता है। उसके बाद में आंवला, आंवला जो होता है, एनोला जो होता है वो दूसरे नंबर पर होता है। मुरब्बा जो होता है, ये इससे क्या क्या बनाया जाता है? मुरब्बा बनाया जाता है, आपको पता ही है। और लवण सहनशील सबसे ज्यादा अपन बात करें, लवण एक चीज और ध्यान रखना, लवण सहनशील फल वृक्ष होता है। याद कौन कौन से होते हैं? लवण सहनशील, लवण सहनशील के बारे में अपन बात करें तो इसमें एक आंवला तो है ही, एनोला तो है ही, और उसके बाद में खजूर याद रखना, एक कौन सा है? खजूर आ गया, बेर आ गया। देखो खजूर, आंवला, खजूर, बेर और अनार, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो लवण सहनशील हो लेते हैं। तो इसमें आंवला भी आता है। और उसके बाद में आंवले में विटामिन सी जो पाया जाता है, याद रखना आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि आंवले में विटामिन सी कितना पाया जाता है? सबसे ज्यादा विटामिन सी बारबेंडेन, सेरी, फिर उसके बाद में आंवला, फिर उसके बाद में अमरूद।
तो विटामिन सी जो पाया जाता है आंवले के अंदर, ये बार बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस इंपॉर्टेंट चीज को इस तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें जो विटामिन सी जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कोर्बिक एसिड नाम है इसका, दूसरा क्या नाम है, एस्कोर्बिक एसिड। और एस्कोर्बिक एसिड जो होता है वो एस्कोर्बिक एसिड को विटामिन सी बोला जाता है। और विटामिन सी के अंदर अपन बात करें, लगभग विटामिन सी में 700 mg प्रति 100 ग्राम, 700 mg प्रति 100 ग्राम इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और उसके बाद में आंवले में जो पुष्पन की क्रिया होती है, आंवले में पुष्पन का जो क्रिया होती है, आंवले में पुष्पन जो होता है, आंवले में जो पुष्पन होता है वो कब होता है, आंवले में जो पुष्पन होता है वो फरवरी मार्च में होता है। कब होता है, फरवरी मार्च में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि आंवले में पुष्पन की क्रिया कब होती है, फरवरी मार्च में होती है। कब होती है, फरवरी मार्च में। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आंवले में पुष्पन की क्रिया कब होती है, फरवरी मार्च में होती है। कब होती है, फरवरी मार्च में होती है। तो तीनों बात, फर्स्ट बात, सेकंड बात, थर्ड बात, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथी बात देखो, चारों बातों को मैं एक बार वापस रिवाइज करवाता हूं कि पाला सबसे ज्यादा प्रभावित करता है पपीता को, और उसके बाद में आंवला का नंबर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा, लवण सहनशील अपन बात करें, लवण सहनशील जो होता है सबसे ज्यादा आंवले को, उसके बाद में खजूर, उसके बाद में बेर, उसके बाद में अनार। विटामिन सी जिसको अपन एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन सी। और सबसे ज्यादा अपन बात करें विटामिन सी जो होता है एस्कोर्बिक एसिड, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है, स्कर्वी। बारबेंडन सेरी में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, आंवला, फिर उसके बाद में अमरूद। तो आंवला के अंदर अपन बात करें तो 700 mg प्रति 100 ग्राम कितना पाया जाता है, 700 mg प्रति 100 ग्राम। आंवले में पुष्पन का समय जरूर पूछा जाता है, याद रखना पुष्पन का समय आपको बार बार पूछा जाएगा, और वो होता है फरवरी मार्च। आंवले में पुष्पन का जो समय होता है वो कौन सा होता है, फरवरी मार्च होता है। और जलवायु कैसी चाहिए, सब ट्रॉपिकल जलवायु चाहिए। ध्यान रखना, जलवायु के बारे में पूछे तो जलवायु के बारे में मैंने पहले डिटेल से बता दिया, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। मर्दा अपन को बात करें तो मर्दा के बारे में अपन देखें तो मर्दा जो चाहिए अपन को, इसके लिए मर्दा के लिए अपन बात करें तो मर्दा इसके लिए जो चाहिए, मर्दा के बारे में बात करें तो इसके लिए जो मर्दा चाहिए वो मर्दा कैसी होनी चाहिए, मर्दा के बारे में बात करें जिसका पीएच मान अपन बात करें, पीएच मान जो होना चाहिए वो पीएच मान कितना होना चाहिए, वो पीएच मान होना चाहिए अपन बात करें तो वो जो पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो पीएच मान 6.5 से 9.5, 6.5 से 9.5 पीएच मान होना चाहिए। याद रखना कितना होना चाहिए, 6.5 से 9.5 पीएच मान होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको मैंने अच्छे से बता दी हैं। अब अपन वेराइटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेराइटीज के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वेराइटीज के बारे में अपन डिस्कस करें तो वेराइटीज के बारे में अपन देखें तो आंवले की वेराइटीज के बारे में बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और वेराइटीज के बारे में देखें तो सबसे पहले अपन जो वेराइटी देखेंगे किसमें और किस्मों में, सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन वेराइटीज के अंदर जो देखेंगे वो वेराइटी कौन सी है, वेराइटी के बारे में अपन देखें तो पहली वेराइटी जो है वो कौन सी वेराइटी है, चकैया। चकैया वेराइटी, ध्यान रखना आपको, चकैया वेराइटी है। और चकैया वेराइटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेराइटी है ये क्या है, चकैया वेराइटी, ये फ्री फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस, फ्री फॉर्म किससे रहती है, नेक्रोसिस एक डिजीज रहती है, फ्री फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस, नेक्रोसिस से फ्री फॉर्म रहती है, नेक्रोसिस से कैसी रहती है, ये फ्री फॉर्म रहती है। नेक्रोसिस से क्या रहती है, ये फ्री फॉर्म होती रहती है। और इसमें बनारसी वेराइटीज के बारे में अपन बात करें तो बनारसी वेराइटी होती है और एक फ्रांसिस वेराइटी होती है, और उसके बाद में गोमा ऐश्वर्या होती है, भवानी सागर होती है, बलवंत लक्ष्मी होती है। ये सारी वेराइटियां जो होती हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वेराइटी अपन देखेंगे तो वो वेराइटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे बनारसी वेराइटी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बनारसी वेराइटी।
बनारसी वैरायटी जो होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करें तो बनारसी वैरायटी मुरब्बा बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए याद रखना, किसके लिए? मुरब्बा बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने के लिए याद रखना आपको, मुरब्बा बनाने के लिए ये किस्म उपयुक्त रहती है। उसके बाद में अगेती किस्म है, याद रखना ये कैसी किस्म है? अगेती। अगेती किस्म है। और उसके बाद में एक वैरायटी होती है जिसका नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा वैरायटी है, और जिसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? NA5 के नाम से जाना जाता है। और एक होती है वैरायटी नीलम, नीलम वैरायटी होती है। उसके बाद में उसको किस नाम से जाना जाता है? NA9 के नाम से जाना जाता है। और एक वैरायटी जो होती है NA10। ये सारी वैरायटीज जो होती हैं उसके बाद में आपको याद रखना है बनारसी मुरब्बा बनाने के लिए कृष्णा, जिसको NA5 के नाम से जाना जाता है, नीलम NA9 के, NA10 के नाम से जाना जाता है। दूसरा अपन बात करें फ्रांसिस। फ्रांसिस जो वैरायटी है, और फ्रांसिस को किस नाम से जाना जाता है? हाथीजूल। हाथीजूल जो वैरायटी है उसको अपन हाथीजूल किस्म से अधिक उत्तक की समस्या रहती है। इसमें सबसे ज्यादा उत्तक की समस्या रहती है, उत्तक की समस्या ज्यादा, समस्या क्या रहती है? ज्यादा रहती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अमृत, अमृत जो वैरायटी होती है, अमृत किसके लिए वैरायटी रहती है? इंपॉर्टेंट वैरायटी रहती है प्रसंकरण के लिए। याद रखना किसके लिए रहती है? प्रसंकरण के लिए। प्रोसेसिंग के लिए जो वैरायटी आंवले में सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? अमृत है। और उसके बाद में एक रिसेंटली सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर में स्थित है, उसके द्वारा एक रिसेंटली वैरायटी डेवलप की गई है। उसका नाम है, अपन बात करें, गोमा कीर्ति। याद रखना क्या नाम है? गोमा कीर्ति। गोमा कीर्ति जो वैरायटी है, ये गोमा कीर्ति वैरायटी किस कहां से डेवलप की है? CIAH बीकानेर से। यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर से डेवलप वैरायटी कौन सी आंवले की? गोमा कीर्ति है। कौन सी है? गोमा कीर्ति है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गोमा कीर्ति जो वैरायटीज हैं वो वैरायटीज कहां से डेवलप की गई किस्म है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से विकसित की गई है। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वैरायटीज के बारे में अपन बात करें, और वो वैरायटी है भवानी सागर, बलवंत लक्ष्मी। बलवंत और लक्ष्मी, भवानी सागर, लक्ष्मी। और उसके बाद में लक्ष्मी के बाद में अपन देखें तो बलवंत, बलवंत वैरायटीज हैं। और उसके बाद में ये जो वैरायटीज हैं लक्ष्मी 52 वैरायटी है। ध्यान रखना लक्ष्मी कौन सी है? लक्ष्मी 52 वैरायटीज है। और ये भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो लखनऊ है वहां से विकसित की गई है। CISH से विकसित की गई। किसे में ध्यान रखना? जो कहां पर है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कहां पर है? उत्तर प्रदेश, सॉरी उसमें लखनऊ में है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, ये सारी वेराइटीज हो गई। वेराइटीज के बाद में अपन बात करें तो इसकी जो वेराइटीज हो गई, उसके बाद में अपन देखें बलवंत लक्ष्मी होगी। और उसके बाद में इसके प्रवर्धन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? प्रवर्धन के बारे में बात करें तो इसका जो प्रवर्धन होता है ये किसके द्वारा होता है? प्रवर्धन के बारे में देखें अपन। किसके बारे में देखें? प्रवर्धन के बारे में। और प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? प्रवर्धन देखें तो अपन देखें तो प्रवर्धन पेच कलिकाइन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पेच कलिकाइन के द्वारा। पेच कलिकाइन के द्वारा इसमें क्या होता है? प्रवर्धन होता है। ये आपको पेच बडिंग के द्वारा, पेच बडिंग के द्वारा इसमें क्या होता है? प्रवर्धन। और प्रवर्धन का समय यदि आपको पूछ ले, प्रवर्धन का समय कौन सा होता है? प्रवर्धन का समय यदि आपको पूछ ले प्यारे बच्चों, तो वो ही आपको याद रखना है
कि पेच कलिकायन काउंट का समय कौन सा था, फरवरी मार्च में। दो तरीके से प्रवर्धन, एक तो फरवरी मार्च में आप कर सकते हो, फरवरी मार्च में, और एक अपन बात करें तो वो होता है जून सितंबर में। कब होता है, जून सितंबर में। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रवर्धन किया जा सकता है वो कब किया जा सकता है, पेच कलिकान पेच बडिंग के द्वारा। इस तरीके से अपन को पता है कि एक तरफ तक तो रूट स्टोक लेते हैं और एक इस तरीके से पेच बडिंग बड की एक सांकूर डाली लेते हैं। ये कौन सी होती है, सांकूर डाली। और ये जो सांकूर डाली है, ये सांकूर डाली अपन इस तरीके से लेते हैं और इसमें इस तरीके से पेच निकाल के इसमें क्या कर देते हैं, बडिंग कर देते हैं। और ये क्या कहलाती है, पेच कलिकायन कहलाती है। क्या कहलाती है, पेच कलिकायन कहलाती है। पेच कलिकायन कहलाती है। क्या कहलाती है, पेच कलिकायन कहलाती है। और यदि आपको पूछे कि इसमें प्रूनिंग भी की जाती है, आपको पता है इसकी जो ज्यामिति होती है, इसकी जो स्पेसिंग होती है आंवले के लिए, तो आंवले के लिए यदि आपको स्पेसिंग पूछे, आंवले में आंवले की ज्यामिति के बारे में आपको पूछे, आंवले की ज्यामिति के बारे में आपको पूछे, तो जो ज्यामिति होती है वो कौन सी होती है, 8 इंटू 8 मीटर। कितनी होती है, 8 इंटू 8 मीटर होती है। और उसके बाद में आंवले में जो प्रूनिंग का समय होता है, आंवले में प्रूनिंग का समय, और प्रूनिंग का जो समय होता है आंवले में वो कौन सा होता है, अपन देखे तो प्रूनिंग करते हैं और प्रूनिंग या जो ट्रेनिंग करते हैं, प्रूनिंग कटाई छटाई करते हैं, आपको पता है आंवले के अंदर। और उसके लगभग अपन बात करें तो रूपांतरित लीडर की पद्धति से कटाई छटाई करते हैं। एक जो प्रूनिंग करते हैं उसमें एक ट्रेनिंग काम में लेते हैं मॉडिफाइड लीडर पद्धति। प्रूनिंग का समय अपन बात करें या प्रूनिंग आंवले में जो प्रूनिंग करते हैं, समय नहीं देखे तो अगर आप प्रूनिंग करते हैं तो कौन सी ट्रेनिंग सगाई की विधि से करते हैं, वो करते हैं स्थानांतरित केंद्रीय लीडर पद्धति। केंद्रीय लीडर पद्धति तो ये सारी बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें थी आंवले के अंदर से, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको सारी डिस्कस करवा दी हैं। उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। और आंवले में एक चीज और ध्यान रखना, एक बार वापस में रिपीट करा देता हूं क्या क्या चीज पूछी जाती है। इस तरीके से मैंने आपको बताया है। आंवले में मैंने क्या बताया, सबसे पहले बोटनिकल नेम बता दिया आपको, एम्बिलिका ओपिसिनियसिस नाम बता दिया, कुल बता दिया यूफोरबिएसी, उत्पत्ति आपको भारत बता दी, गुणसूत्र इसमें, और भारत की गुजबेरी के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बता दिया, फल का प्रकार इसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, खाने योग्य भाग मध्य फल बीती, अंत फल बीती होती है। स्पोरोफाइटिक अनिषेक फलनता पाई जाती है इसमें, स्व अनिषेकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें, स्व अनिषेकता पाई जाती है। नॉन क्लाइमेट्रिक फड है, यानी कि नॉन क्लाइमेट्रिक, जो तोड़ने कड़वा होता है, कैसा होता है, खाने पर कैसा होता है, कड़वा होता है। इसे मुरब्बा बनाया जाता है, कैंडी बनाई जाती है, और आपको पता है आंवले से बनाई जाती है। और उसके बाद में ये मैंने आपको लवण सहनशील के बारे में बता दिया। पाला सबसे ज्यादा पपीता और आंवला जो होता है जलवायु कैसी होती है, समशीतोष्ण जलवायु होती है। और मृदा का जो पीएच मैंने आपको बताया उसमें 6.5 से 9.5 के बीच में सोयल ब्लूई दोमट मृदा होनी चाहिए। कौन सी मृदा होनी चाहिए, ब्लूई दोमट मृदा होनी चाहिए, ब्लूई दोमट मृदा होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और उसका जो पीएच मान पूछा आपको 6.5 से 9.5 के बीच में क्या होना चाहिए, पीएच मान होना चाहिए। उसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट चीज क्या बता दी, नेक्स्ट चीज ये बता दी है कि इसमें वेराइटीज कौन सी है, चकैया वेराइटीज के बारे में आपको बताया और उसके बाद में बनारसी वेराइटीज के बारे में आपको बताया, कृष्णा वेराइटीज के बारे में, फ्रांसिस जिसको हाथीजूल बोलते हैं, अमृत के लिए बोला, गोमा कीर्ति, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो कहां पर है, बीकानेर में है। और इसके द्वारा जो विकसित आंवले की किस्म है गोमा कीर्ति है। कौन सी है, गोमा कीर्ति है। ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया कि भवानी सागर वेरायटी होती है, बलवंत होती है, लक्ष्मी 52 वेरायटी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहां पर है, लखनऊ में स्थित है, तो वहां से विकसित की गई है। प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसमें पेच कलिकायन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पेच कलिकायन द्वारा। और प्रवर्धन का समय कौन सा होता है, फरवरी मार्च।
उसके बाद में इस तरीके से मैंने प्रवर्धन की विधि आपको बता दी। इसमें आपको मैंने क्या बताया, लास्ट में आपको मैंने बताया कि इसमें आंवले में ज्यामिति जो होती है 8 × 8 मीटर स्क्वायर होती है, याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। प्रूनिंग जो करते हैं रूपांतरित केंद्रीय लीडर पद्धति से करते हैं। किससे करते हैं? केंद्रीय रूपांतरित लीडर पद्धति से करते हैं। केंद्रीय रूपांतरित लीडर पद्धति से इसमें क्या करते हैं? प्रूनिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। आगे अपन क्या बात करने वाले हैं, आगे अपन देखेंगे कि नेक्स्ट में जो अपना, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं जैसे आंवला हो गया, अपन बात करें बनाना हो गया, ये काफी छोटे फ्रूट्स हैं जिसके बारे में बेसिक चर्चाएं अपन करते हैं। अब अपन अगली वाली क्लास में 2 फ्रूट्स अपने बच गए, एक तो अंगूर बच गया है, और अंगूर के बाद में अपने जो एक बील पत्तर है, बील पत्तर के बारे में भी अपने एग्जाम में पूछ लेते हैं। और अंगूर के बाद में अपन बात करें तो अंगूर के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में बेल जो होता है, बेल पत्तर होता है, ये सारे जो फ्रूट्स हैं उसके बारे में अपन क्या करेंगे? पढ़ने की कोशिश करेंगे। नींबू वर्गीय फलों में मैंने मेडिटेरियन बता दिया, संतरा बता दिया, सारा बता दिया, स्वीट्स ऑरेंज बता दिया है। उसके बाद में और कौन से बच गए, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनकी फिर अपन क्या करेंगे, इन सारे फलों की जो कार्य की विकार हैं उनको अपन एक एक सारणी के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। फलों के एक फल और है आपका ग्रेप्स, उसके बाद में बील पत्र है, फालसा और लसुआ जो होता है वो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी उसको डिटेल से बता दिया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट फ्रूट्स होने के बाद में इनके कार्य की विकार और इनके रोगों को अपन क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और वो भी स्लाइड के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। एक एक फ्रूट्स का कार्य की विकार, जैसे मैंगो आ गया, मैंगो में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कार्य की विकार है। उसके बाद में मैंगो के बाद में जैसे डेली 4 या 5 फ्रूट लेंगे और 2 क्लासों में उसके कार्य की विकार और रोगों को अपन क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरीके से अपना सारा सिलेबस जो है पोमोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाएगा, और उससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु होगी वो अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।